एकांकी के विषय में बात करें तो एकांकी का संरचनागत वैशिष्ट्य अपने आप में एक विकास है। और एकांकी के विषय में एक चीज और सामने आती है कि हमने जो एकांकी को इतना देखा है, उसको पीछे के साहित्य से जोड़ा है, उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया है। तो जो चीज सामने आई कि नाटक का एक जो स्वरूप है वो एकांकी ही है। और नाटक की कथा वस्तु कई अंकों और दृश्यों में विभाजित होती है। अंकों की संख्या अक्सर 5 या जो संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने नाट्य शास्त्रियों की संख्या दी है, तो वहाँ 5 से 7 तक हो सकती है। और अंकों की संख्या यहाँ पर 5 या 3 भी हो सकती है। हालांकि अंकों का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह संख्या 5 या 3 से कम या इससे और अधिक हो सकती है। लेकिन जो अंक हैं नाटक में वो 5 से 7 संस्कृत नाट्य शास्त्रियों के द्वारा कहे गए हैं। अंकों को क्रमशः दृश्यों में विभाजित किया जाता है और दृश्यों की संख्या के बारे में भी कोई निश्चित नियम नहीं है। दृश्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने पर मंच की प्रस्तुति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दृश्यों की योजना वस्तुतः नाटक की प्रस्तुति को दृष्टि में रखकर ही की जाती है। इसमें घटना के समय, स्थान, वातावरण आदि को प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह नाटक का सारा कार्य व्यापार अंकों और दृश्यों में सिमटा हुआ होता है। आधुनिक युग में नाटक के भीतर एक नई विधा का जन्म हुआ। यह नई विधा एकांकी के नाम से विकसित है। एकांकी जो कि उसके नेम से मतलब उसके नाम से ही पता चलती है, जिसका अर्थ है एक अंक वाली। एकांकी का जन्म गद्य के अभाव में भारतेंदु से पूर्व नहीं हो पाया था। और ये पीछे भी बता चुके कि हिंदी साहित्य में नाट्य परंपरा का आविर्भाव भारतेंदु जी से होता है, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती युग में सामाजिक, राजनीतिक तथा भाषा संबंधी बहुत सारी कठिनाइयां देखने के लिए मिलती हैं। उस समय फारसी नाटक, रासलीला ये सब प्रचलित थे, लेकिन साहित्य की दृष्टि से बहुत ही हीन थे और कुरुचिपूर्ण चित्रों का वे प्रतिनिधित्व करते थे। गद्य का भी विकास सम्यक रूप से हिंदी में उस समय तक नहीं हो पाया था। तो जन साधारण की भाषा के अभाव में नाट्य की उत्पत्ति संभव भी नहीं, क्योंकि भाषा हर विधा के लिए उपयोगी है। तो भाषा का प्रयोग हर विधा के लिए आवश्यक है। तो उस समय भारतेंदु युग में भाषा का भी क्योंकि सम्यक विकास नहीं था, तो इसीलिए जो नाट्य है, गद्य है, उसका विकास भी सम्यक रूप से नहीं हो पाया था। भारतेंदु जी के समय तक पहुंचते पहुंचते इन सारी परिस्थितियों का निर्माण हो चुका था, जिससे नाट्य साहित्य अलंकृत होता और हिंदी के नाट्य साहित्य के साथ साथ उसी में हिंदी एकांकी का जन्म हुआ। और हिंदी में नाट्य शास्त्र के अभाव के कारण संस्कृत के नाट्य शास्त्रों के आधार पर ही उसका प्रणयन हुआ, उसका आरंभ हुआ और उसका विकास हुआ। डॉक्टर रामचरण महेंद्र के अनुसार हिंदी में एकांकी के विभिन्न तत्व जैसे कथोपकथन, रंगमंच, अभिनय आदि का क्रमिक विकास शनय शनय होता गया। संस्कृत से नाटकीय शिल्प, हिंदी कवियों से कथोपकथन और समाज में प्रचलित लोक नाटकों से अभिनय और रंगमंच लेकर हिंदी एकांकियों का विकास हुआ है। हिंदी एकांकी के संबंध में राम गोपाल सिंह चौहान का मत सर्वप्रथम सामने आता है कि भारतेंदु ने जब इस कल्प को आधार बनाकर आधुनिक युग की नई परिस्थितियों में सामाजिक उद्देश्यपरक वस्तु को
नाटकीय रूप प्रदान किया, तब हिंदी में इनकी स्थापना स्वतंत्र रूप से हुई। भारतेंदु ने भाण, व्यायोग, प्रहसन आदि के शास्त्रीय लक्षणों को ज्यों का त्यों नहीं माना, अपितु उन्होंने हर दृष्टि से नवीन परिस्थितियों के अनुरूप उसे बनाना प्रारंभ किया। तो एकांकी के विषय में जो भारतेंदु जी के विचार हैं और जो उन्होंने जैसा कहा है, तो उन्होंने उन नवीन परिस्थितियों के अनुरूप उसके स्वरूप को ढालने का प्रयास किया। आरंभ से ही हिंदी एकांकी उद्देश्यपरक, वर्तमान व्यक्तिगत तथा समाजगत संघर्ष संकुल मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाली रही है, और भले ही उसका उद्देश्य आदर्शवादी, सुधारवादी या प्रगतिवादी रहा। भारतेंदु के समय गद्य के उचित विकास के बाद नाट्य रचना के लिए एक उपयुक्त वातावरण मिला, और यही कारण है कि नाटक का अपने सभी स्वरूपों के सहित विकास होना प्रारंभ हुआ। यद्यपि भारतेंदु ने स्पष्ट रूप से कहीं भी एकांकी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन भाण, बीथी, व्यायोग, संस्कृत एकांकियों के अध्ययन के पश्चात उसकी स्पष्ट कल्पना देखने को मिलती है। उन्होंने उसकी स्पष्ट कल्पना की। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों के सम्मुख नाटक के सभी रूपों को प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रकार के रूपकों और उपरूपकों की रचना की। अतः ये तो सत्य है कि हिंदी का प्रारंभिक रूप भारतेंदु जी के द्वारा संयोजित किया गया है, उसी का प्रयत्न और परिणाम जो है वो दोनों दिखाई देते हैं। तो आधुनिक एकांकी का रूप आज भले ही हमें अलग दिखाई देता है, लेकिन यह कहना भ्रामक है कि भारत में एकांकी थे ही नहीं। कुछ आलोचकों का यहाँ तक कहना है कि उपरूपकों की संख्या सर्वांगपूर्ण नाटकों की अपेक्षा अधिक है। तो संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार तो रूपक 10 और उपरूपक 18। इन उदाहरणों से तथा भारतेंदु कालीन नाट्य साहित्य के अनुशीलन से यह तो सिद्ध ही हो जाता है कि संस्कृत एकांकी का हिंदी एकांकी के शिल्प विधान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। ये भी सत्य है कि भारतेंदु तथा उनके युग के नाटककारों ने समय और सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकता के अनुसार अपने ढंग से भी नाटक की रचना की, किंतु वे सर्वथा संस्कृत प्रभाव से मुक्त थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिंदी में लक्षण ग्रंथ के अभाव में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का सहारा नियमों के लिए लेना पड़ा। इससे भारतेंदु युगीन एकांकी बहुत प्रभावित हुआ। इन नाटककारों ने संस्कृत नाटकों के सभी नियमों का पालन किया है, ऐसा नहीं है, किंतु अधिकांशतया संस्कृत नियमों का ही पालन किया गया है। नांदी, मंगलाचरण, स्वगत कथन, भरतवाक्य, सूत्रधार आदि की योजना संस्कृत एकांकियों का परंपरागत वैशिष्ट्य है। यह योजना उस समय के एकांकियों में है। अतः संस्कृत एकांकी का हिंदी एकांकी से शिल्पगत, शैलीगत तथा नियमगत संबंध है, जिसे किसी प्रकार भी झुठलाया नहीं जा सकता। कितना संस्कृत का और कितना पाश्चात्य एकांकी का परवर्ती एकांकियों पर प्रभाव है, यह अलग ही एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका विस्तार से विवेचन हमें आलोचना ग्रंथों में प्राप्त होता है। और संस्कृत का बिल्कुल ही हिंदी एकांकी पर प्रभाव नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता। आधुनिक हिंदी एकांकी का प्रभाव नहीं है, इसमें पाश्चात्य शिल्प विधान का प्रभाव भी निहित है, ये सत्य। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो एकांकी है उसका जो अर्थ है वो भले ही एक अंक है, लेकिन एक अंक का नाटक है, पर वो नाटक के सभी गुणों से युक्त है। और एक से अधिक अंकों के नाटकों की जो चर्चा है वो पहले भी हो चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 3 या 5 या 2 या 4 अंकों के नाटकों को एक समान ही समझा जाता है, तो एक अंक के नाटक को एक नई विधा क्यों माना गया? ये प्रश्न भी सही है। यदि केवल अंकों की संख्या के कारण ही एकांकी एक अलग विधा मानी जाए, तो फिर अंकों के आधार पर ही कई तरह के नाटक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई अंकों के नाटक को कभी-कभी पूर्णकालिक नाटक भी कहते हैं, और ये जो विषय है ये भी चर्चा का विषय है। तो इस रूप में कई अंकों के जो नाटक हैं उनको भी पूर्णकालिक
नाटक कहते हैं, जो कई अंकों के नाटक हैं, और ऐसा अक्सर एकांकी का नाटक से भेद करने की दृष्टि से भी किया जा सकता है। यहाँ एकांकी और नाटक दो शब्दों का प्रयोग है। नाटक शब्द से तात्पर्य है एक से अधिक अंकों का नाटक, और आधुनिक युग में एकांकी एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित हुई है। इसका शिल्पगत स्वरूप नाटक से मिलता जुलता होता है, किंतु कलेवर कहानी की भांति संक्षिप्त होता है। नाटक और एकांकी में न केवल आकार का अंतर है, अपितु कथा वस्तु, पात्र संख्या, इन सब का भी अंतर है। नाटक में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है, जबकि एकांकी उसके किसी एक खंड, स्थिति अथवा संवेदना को प्रस्तुत करता है। नाटक में मूल कथा के साथ साथ गौण अथवा प्रासंगिक कथाएं भी चल सकती हैं, किंतु एकांकी में केवल एक मूल कथानक ही होता है। नाटक की कथा वस्तु के विकास में शास्त्रीय ढंग की कार्यावस्थाओं, अर्थ प्रकृतियों और संधियों का निर्वाह हो सकता है, लेकिन एकांकी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ तो कथा आरंभ होकर तेजी से विकसित होती है, चरम सीमा पर पहुंच जाती है, अतः इसमें प्रभाव की सघनता और तीव्रता आवश्यक है। इसलिए इसमें पात्रों की संख्या भी अधिक नहीं होती। कथा विकास में योग देने वाले प्रमुख पात्र होते हैं। गौण पात्र लगभग नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। एकांकी में केवल एक दृश्य ही हो सकता है, या एक से अधिक दृश्य बदले भी जा सकते हैं, लेकिन समय और स्थान की अधिक दूरी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बहुधा सारी घटनाएं एक ही स्थान पर घटती हैं, और यदि दृश्य बदलता भी है तो अक्सर स्थान परिवर्तन नहीं। नाटक में स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। नाटक का घटना का विस्तार कभी कभी काफी लंबे समय तक चलता है, लेकिन एकांकी में यह संभव नहीं है। स्थान, कार्य और समय की एकता, ये सब यहाँ आवश्यक है। यद्यपि एक अंक के नाटकों का प्रचलन संस्कृत नाट्य साहित्य में मिलता है, किंतु हिंदी एकांकी अपने स्वरूप और तकनीक की दृष्टि से पश्चिम की देन है। इसलिए यह पारंपरिक लेखन पद्धति को अपनाने के लिए भी बाध्य नहीं है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष, किसी परिस्थिति विशेष, किसी महत्वपूर्ण घटना अथवा भाव को ऐसे ढंग से अभिव्यंजित किया जाता है कि प्रभाव की एकात्मकता और सघनता पाठक या प्रेक्षक के मन पर एक अमिट छाप छोड़ती है। इस तरह एकांकी की कथा वस्तु इकहरी होती है। कोई अप्रधान तथा प्रासंगिक घटना या प्रसंग साथ में नहीं चलता। प्रमुख कथा का विकास नाटकीय शैली के साथ किया जाता है, जिसमें कुतूहल की सृष्टि होती है और कथा तेजी से चरम सीमा की ओर बढ़ती है, और जो चरम सीमा पर जब पहुंचती है तो वो उस एकांकी का अंतिम भाग होता है, यानी कि उसका एंड होता है, उसका अंत हो जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में ये बात कही जा सकती है कि विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो, उसमें लता की भांति फैलने की विशृंखलता नहीं है। इसी तरह एकांकी के लेखन में एक खास तरह की टेक्निक अथवा शिल्प विधि निहित होती है। यह टेक्निक नाटकीय कौशल के साथ आकस्मिक और व्यापार की शीघ्रता के माध्यम से
कुतूहल, जिज्ञासा और विस्मय की सृष्टि करती है। परिस्थितियों के टकराव द्वारा द्वंद्व या संघर्ष की सृष्टि करती हुई उसे चरम सीमा तक पहुंचाती है। द्वंद्व या संघर्ष बड़ा ही प्रबल और सघन होता है, जिससे पाठक या दर्शक के मन में चरम परिणति जानने की तीव्र इच्छा जन्म लेने लगती है। यह द्वंद्व या संघर्ष दो तरह का हो सकता है। दो पात्रों के बीच किसी बात को लेकर संघर्ष, या फिर किसी पात्र के मन में परस्पर विरोधी विचारों का संघर्ष। तो चरम सीमा पर पहुंचकर इस कुतूहल या जिज्ञासा का समाधान होता है और एकांकी का अंत होता है। एकांकी के तत्व यद्यपि श्रेष्ठ साहित्यिक कृति की रचना पूरी तरह से नियमों के बंधनों में बंधकर नहीं की जाती, फिर भी साहित्यिक विधा विशेष की कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे अन्य विधाओं से अलग करती हैं तथा अपना एक निश्चित स्वरूप प्रदान करती हैं। एकांकी का स्वरूप निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होता है, जिसमें कि कथानक है, पात्र एवं चरित्र चित्रण है, संवाद है, और देश काल और वातावरण है, भाषा तथा शैली है, उद्देश्य है, अभिनेता और मंचीयता है। तो ये जो तत्व हैं, ये एकांकी के विकास के तत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसा जो एकांकी का स्वरूप है, जो इन तत्वों से युक्त है, ये एकांकी का स्वरूप हिंदी साहित्य में विकास को जो प्राप्त होता है, उसका विकास क्रम बहुत ही अनोखा है। थोड़ी सी इसके तत्वों पर बात करने से पहले इसके विकास क्रम पर बात करेंगे। तो डॉक्टर सरनदास मनोट ने एकांकी सर्वस्व की भूमिका में यूरोपीय एकांकी के उद्गम स्रोत को ढूंढने का प्रयत्न किया। उनका पाश्चात्य एकांकी के उद्गम के संबंध में मंतव्य रहा। विश्व के नाटक साहित्य में एकांकी का इतिहास एकदम प्राचीन और नवीन है। यूरोप के प्राचीनतम नाटक जो आज तक उपलब्ध हैं, वे यूनान के नाटककार इविक्सिस के हैं। उनका जन्म 525 ईस्वी तथा देहावसान 456 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने लगभग 90 नाटक लिखे थे, जिनमें से आज केवल 7 इस युग तक पहुंच पाए। पार्थीजन ईरानी प्रोफेसर मिथेस संबंधन आदि नाटकों को देखने से मालूम पड़ता है कि सब एकांकी है। सोफिकल्स के नाटक भी एकांकी कहलाते हैं। इस प्रकार यूरोप में एकांकी का इतिहास बहुत पुराना है, परंतु इस प्राचीनता के बावजूद भी पश्चिम का वर्तमान एकांकी साहित्य की नवीन विधा है। प्राचीन यूनानियों का क्रमिक विकास है। तो कारण स्पष्ट है कि प्राचीन एकांकी धारा अविच्छिन्न रूप से आधुनिक युग तक नहीं आ पाई। यूनान के एकांकी और आज के एकांकी में समय और स्वरूप दोनों का अंतर है। तो जिस प्रकार यूनानी एकांकी की परंपरा अविच्छिन्न गति से आधुनिक युग तक नहीं आ पाई, उसी प्रकार संस्कृत एकांकी परम पथ भी अधुनातम एकांकी तक नहीं। पाश्चात्य एकांकी के जन्म के संबंध में बहुत सारी धारणाएं हैं, कुछ धार्मिक है, कुछ सामाजिक, क्योंकि बात एकांकी के क्रमिक विकास पर चल रही है। तो धार्मिक प्रचार के लिए पादरी तथा धर्मचार्य अनेक रोचक एवं हृदय स्पर्शी प्रसंग बाइबल या किसी पौराणिक पुस्तक से लेकर उन्हें नाटकीय अभिनयत्व देकर लोगों में धार्मिक प्रभाव की दिशा में प्रेरणा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, और यही नाटक बाद में रुचिकर होकर जनता में प्रसिद्ध हो गए। इन्हीं के बाद में एकांकी के आधुनिक स्वरूप की कल्पना आई। सामाजिक दृष्टि से भोजन के समय में अंग्रेजों के यहाँ परिवर्तन हुआ। कुछ लोग 7 बजे साय भोजन करने के पंथ में होकर
भोजन व्यवस्था का वैसा ही प्रबंध कर एक नई परिपाटी चलाने लगे। पुरानी परंपरा वाले लोग 9 बजे ही भोजन करने के लिए अड़े रहे। इससे नाटक प्रदर्शित करने वालों को दोनों प्रकार के व्यक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पट्ट उन्नायक के रूप में नाटकीय व्यापार प्रदर्शित करना प्रारंभ किया, जो कि मूल नाटक प्रारंभ होने से पूर्व जनता जनार्दन का मनोरंजन करने का साधन है। शेक्सपियर के युग में बड़े नाटकों या दुखांत क्रियाओं के बीच में इंटरल्यूड दिखाए जाने लगे, जो इस प्रकार के एकांकी थे। मोरालिटी और मिरेकल्स प्लेस भी एक प्रकार के एकांकी थे। तो आधुनिक युग के प्रभाव से के कारण यूरोपीय देशों में यथार्थवादी दृष्टिकोण का बोलबाला होने लगा और समय की भी कमी सामाजिक व्यस्तता के कारण प्रतीत होने लगी। ये परिवर्तन भी एकांकी के प्रणयन में सहायक। रिपीटरी आंदोलन ने भी एकांकी की उन्नति में योगदान दिया। यह आंदोलन व्यावसायिक नाटक कंपनियों के विरुद्ध चलाया गया, क्योंकि इनके द्वारा प्रस्तुत नाटक अश्लीलता एवं कुरुचि से युक्त थे। इनकी अश्लीलता के दृश्य दिखाने में कोई संकोच नहीं था, अतः विद्वानों ने इन व्यावसायिक कंपनियों के विरोध में रिपोर्टरी आंदोलन प्रारंभ किया। परिणामतः रिपोर्टरी थिएटर की स्थापना हुई और रिपोर्टरी थिएटर की प्रेरणा पर अंग्रेजी एकांकी ने विशेष उन्नति प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप दुखांत, सुखांत, प्रहसन, बर्लस्क, कॉस्ट्यूम प्ले, व्यंग, फैंटेसी और काव्य नाटक के रूप में एकांकी को आगे बढ़ाया। राजेंद्र सिंह गौड़ में विक्टोरियन युग की समाप्ति के पश्चात की नवीन यथार्थवादी विचारधारा को एकांकी के सूत्रपात के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। तो जो आज आधुनिक एकांकी के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, तो उनमें शिल्प विधान, शैली, विचार आदि सभी परिलक्षित होते हैं और वह यूरोप में उत्पन्न यथार्थवादी जीवन से संबंधित एकांकियों का एक परिणाम है। पाश्चात्य पात्र, कल्पना शैली, टेक्निक, उद्देश्य सबका प्रभाव हिंदी एकांकी पर प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई पड़ता है। हिंदी एकांकियों की यह परंपरा बंगला से होती हुई हमारे साहित्य में आई और भारतेंदु युग में अंकुशित होकर प्रसाद युग में हिंदी साहित्य का एक प्रमुख रूप बन गई। प्रारंभ में भारतेंदु आदि ने संस्कृत एकांकी की शैली को दूसरे कोई टेक्निक सामने उपलब्ध न होने के कारण अपनाया, किंतु उसमें नवीन उद्भावनाएं जो संभव हो सकती थी उन्हें अपनाया गया। संस्कृत के सभी नियमों को पूर्णतया कभी अपनाया ही नहीं गया। स्वदेशी एकांकी लिखे जाने लगे, जो कि उस समय की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक थे। संस्कृत एकांकी स्वदेशी नहीं लिखे गए, क्योंकि उस समय केवल मनोरंजन एवं रसाभिव्यंजन ही बड़े लक्ष्य थे। तो ये कहा जा सकता है कि एकांकी का जन्म विश्व के प्रत्येक कोने में क्रमिक विकास के कारण हुआ, किंतु साथ ही साथ उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां भी उसके वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने में सहायक रही। आज का एकांकी स्वरूप तो बिल्कुल ही परिस्थिति जन्य और उसकी स्वतंत्र सत्ता का स्वरूप आज के जन जीवन की व्यस्तता एवं अनेक क्रियाकलापों के आधिक्य का परिणाम है। व्यक्ति थोड़े से समय में अधिक से अधिक उद्देश्य मनोरंजन चाहता है और इसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकांकी साहित्य अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार एकांकी साहित्य है, हिंदी गद्य की विधा एकांकी है, वो अत्यधिक लोकप्रिय है और अत्यधिक वैशिष्ट्य युक्त है और उसके जो तत्व है कथानक आदि, वो उसके स्वरूप को सौंदर्य से जोड़ने में, उसके स्वरूप को एक विशिष्टता प्रदान करने में सहायक रहते हैं। तो इस प्रकार एकांकी के उपरांत, एकांकी के क्रमिक विकास को जानने के बाद, एकांकी के
जो दृष्टिगत संरचनागत स्वरूप है उसे जानने के बाद अब जो एकांकी के तत्व हैं उन तत्वों की व्याख्या करेंगे और उन तत्वों को समझेंगे कि वो क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या स्वरूप हैं और उनका किस प्रकार से महत्व है। धन्यवाद।